गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, जनजातियों की पहले 2 क्लास हो चुकी है। इसी क्रम में आज हमारी ये तीसरी क्लास है। ठीक है, पहली 2 क्लासों में हमने मीणा जनजाति और भील जनजाति को कवर किया है। ठीक है, इस क्लास में हमारी जो पहली जनजाति रहेगी वो रहेगी गरासिया जनजाति। ठीक है, तो इस क्लास में हमारी पहली जनजाति हो गई गरासिया जनजाति। ठीक है, तो गरासिया जनजाति की अगर मेन बात की जाए तो गरासिया जनजाति के उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत हैं जिनके बारे में हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात की जाएगी गरासियों की उत्पत्ति कि भाई गरासियों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि गरासिया जाति के जो लोग हैं ये स्वयं को चौहानों का वंशज मानते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड गरासिया शब्द का जो अर्थ है वह बताते हैं गवाच या गवाक्ष, जिसका मतलब होता है जंगल। ठीक है, या भूमि का टुकड़ा। ठीक है, तो गरासिया जनजाति की उत्पत्ति से संबंधित मत क्या हो गए। पहला मत तो ये हो गया कि गरासिया स्वयं को चौहानों का वंशज बताते हैं, चौहानों का वंशज मानते हैं। ठीक है, और दूसरा मत आपको ध्यान रखना है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड गरासिया शब्द का अर्थ गवाक्ष, गवास या गवाक्ष बताते हैं, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। ठीक है, भूमि का टुकड़ा या जमीन का टुकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात हमको ध्यान में रखनी है कि ये जो गरासिया जनजाति है इनका निवास क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो दूसरी बात हो जाएगी निवास क्षेत्र कि भाई ये गरासिया जनजाति कहां कहां निवास करती है। तो 3 जगह आपको ध्यान रखनी है। पहली जगह आपको ध्यान रखनी है सिरोही। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है उदयपुर और तीसरा पाली। मुख्यतः इन 3 जिलों के अंदर गरासिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, सिरोही में भी अगर बात की जाए तो सिरोही में आबू रोड और पिंडवाड़ा, इन स्थानों पर सबसे ज्यादा गरासिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई गरासिया जनजाति की उत्पत्ति से रिलेटेड और गरासिया जनजाति के निवास क्षेत्र से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि गरासियों के दैवी देवता। ठीक है, गरासिया जनजाति के धार्मिक संस्कार। ठीक है, गरासिया जनजाति के धार्मिक संस्कार। धार्मिक संस्कारों में बात किया जाए तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है नक्की झील। नक्की झील, नक्की झील क्या है, तो देखो गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील इसको कहा गया है। ठीक है, माउंट आबू में पड़ती है नक्की झील, तो गरासिया जनजाति का सबसे पवित्र स्थान, गरासियों का सबसे पवित्र स्थान। ठीक है, नक्की झील। ठीक है, इसी झील के अंदर ये अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन का काम भी करते हैं। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान में रखना है घोड़ा माउसी। घोड़ा माउसी, घोड़ा माउसी कौन है, तो घोड़ा माउसी जो है ये गरासिया जनजाति के प्रमुख देवता। ठीक है, तो गरासिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन होंगे, गरासिया जनजाति के प्रमुख देवता हो जाएंगे घोड़ा माउसी। ठीक है, और अगर बात की जाए गरासिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय। ठीक है, गरासिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय,
गरासिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय जो है वो है कृषि प्लस पशुपालन। कृषि और पशुपालन जो है ये इनका प्रमुख व्यवसाय है। अब हम बात करेंगे गरासिया जनजाति का वर्गीकरण। तो गरासिया जनजाति का दो तरह से वर्गीकरण किया गया है, एक तो सामान्य वर्गीकरण और दूसरा सामाजिक वर्गीकरण। वो दोनों हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी गरासिया जनजाति का वर्गीकरण। गरासिया जनजाति का वर्गीकरण। अब ये जो वर्गीकरण है ये दो आधार पर किया गया है, ठीक है। पहला तो हो गया सामान्य वर्गीकरण और दूसरा हो जाएगा सामाजिक वर्गीकरण, ठीक है। सामान्य वर्गीकरण में अगर बात की जाए तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है भील गरासिया। भील गरासिया, भील गरासिया किसे कहा गया है भाई? तो देखो, अगर गरासिया पुरुष प्लस भील महिला का विवाह, ठीक है। गरासिया पुरुष और भील महिला का विवाह होता है तो इनसे जो संतानें उत्पन्न होती है उन संतानों को भील गरासिया कहा जाता है। नंबर 2 आपको ध्यान रखना है गमेती गरासिया। गमेती गरासिया, गमेती गरासिया किसे कहा जाता है? तो देखो, गरासिया महिला प्लस भील पुरुष, जब इनका विवाह हो जाता है तो गरासिया महिला की विदाई हो जाती है और ऐसी महिला को क्या कहा जाता है? गमेती गरासिया कहा जाता है। तो ये तो हो गया इनका सामान्य वर्गीकरण, भील गरासिया और गमेती गरासिया। अब हम बात करेंगे सामाजिक वर्गीकरण। सामाजिक वर्गीकरण जो है इनका 3 आधार पर किया गया है, ठीक है। पहला बोला जाता है मोटी नियात। पहला वर्गीकरण क्या कहलाता है? मोटी नियात। मोटी नियात का मतलब उच्च वर्ग या अमीर गरासिया वर्ग, ठीक है। जो अमीर गरासिया होते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है बाबोर हाइया। तो मोटी नियात जो है इसका एक अन्य नाम भी है, आपको अन्य नाम ध्यान रखना है। अन्य नाम है इसका बाबोर हाइया, ठीक है। ये क्वेश्चन नया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाबोर हाइया का संबंध किससे है? तो गरासिया जनजाति से है। बाबोर हाइया किसे कहा जाता है? तो मोटी नियात को। मोटी नियात मतलब अमीर वर्ग के जो गरासिया होते हैं उनको मोटी नियात कहा जाता है या उनको ही बाबोर हाइया कहा जाता है, ठीक है। नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है नेन की नियात। नेन की नियात, नेन की नियात का मतलब ये हो गया मध्यम वर्गीय गरासिया, ठीक है। ऐसे गरासिया जिनका सामाजिक स्तर जो है वो मध्यम वर्ग का है, तो मध्यम वर्ग का जिनका सामाजिक स्तर होगा उसे नेन की नियात कहा जाता है, ठीक है। इसका भी एक अन्य नाम हमको देखने को मिलता है, वो भी हमें ध्यान रखना है। इसका अन्य नाम हमें देखने को मिलता है मांडेरिया, ठीक है। जो मध्यम वर्गीय गरासिया होते हैं उन्हें मांडेरिया कहा जाता है, ठीक है। नंबर 3 पर आपको ध्यान रखना है छोटी नियात। छोटी नियात का मतलब क्या हो गया? छोटी नियात का मतलब हो गया गरीब वर्ग के गरासिया, ठीक है। जो गरीब वर्ग के गरासिया हैं उन्हें छोटी नियात कहा जाता है। तो ये हो गया गरासिया जनजाति का सामाजिक वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे कि गरासिया जनजाति के सामाजिक जीवन कैसे हैं, प्रमुख शब्द क्या है, ठीक है। तो गरासिया जनजाति का सामाजिक जीवन पर अब हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी गरासिया जनजाति का सामाजिक जीवन। गरासिया जनजाति का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में कुछ शब्द हैं जिन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे पहला शब्द आपको देखने को मिलता है घेर। घेर क्या होता है? तो घेर का मतलब हो गया
गरासिया जनजाति मतलब गरासियों का घर, ठीक है, गरासियों का घर, ठीक है। गरासियों का जो घर होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे घेर कहा जाता है। नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है सहलोत। सहलोत क्या होता है, तो गरासिया गांव का मुखिया, ठीक है, गरासिया के गांव का जो मुखिया होता है उसे सहलोत कहा जाता है, इंपोर्टेंट कर लेना। नंबर 3 आपको ध्यान में रखना है पाल व फला। पाल व फला, या तो पाल कह देंगे या फला कह देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गरासिया जनजाति का गांव। गरासियों का जो गांव होता है उस गांव को क्या कहा जाता है, पाल या फला कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कांधिया, या इसी को कहा जाता है मेक। कांधिया या मेक का मतलब क्या हो गया, तो गरासिया जनजाति का मृत्यु भोज। गरासिया जनजाति का मृत्यु भोज, जो गरासिया जनजाति में मृत्यु भोज किया जाता है उस मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है, कांधिया या मेक कहा जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है गरासिया जनजाति का जो अगला संस्कार है उसका नाम है हुर्रे। हुर्रे या इसी को कहा जाता है मोगी। हुर्रे या मोगी क्या होता है, तो किसी गरासिया की स्मृति में बनाया गया स्मारक, ठीक है। तो गरासिया की स्मृति में बनाया गया स्मारक, ठीक है। कोई व्यक्ति मर गया हो या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, अगर वो मर गया हो तो उसकी स्मृति में जो स्मारक बनाया जाता है उस स्मारक को क्या कहा जाता है, हुर्रे या मोगी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है घेंटी। घेंटी किसे कहा जाता है, तो घेंटी कहा जाता है हाथ से चलाने वाली चक्की को। हाथ से चलाई जाने वाली चक्की, ठीक है। जो हाथ से चलाई जाने वाली चक्की होती है उसे क्या कहा जाता है, घेंटी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गरासियों के प्रमुख त्योहारों की, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगानी है गरासिया जनजाति के त्योहार। गरासिया जनजाति के त्योहार। त्योहारों की बात करें तो देखो गरासिया जनजाति में त्योहारों का जो प्रारंभ होता है वो आखा तीज से होता है, और इनका जो सबसे प्रमुख त्योहार है वो त्योहार है गंवर, ठीक है। तो गरासिया जनजाति के त्योहार, गरासिया जनजाति में त्योहारों का प्रारंभ आखा तीज से होता है। आखा तीज से होता है, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि गणगौर इनका प्रमुख त्योहार है। गणगौर इनका प्रमुख त्योहार है, ठीक है। इस दिन पार्वती माता का जुलूस निकाला जाता है। मूर्ति का मतलब जुलूस निकाला जाता है तथा विसर्जन किया जाता है। विसर्जन किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ में ही यहां पर गंवरी नृत्य भी किया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये गरासिया जनजाति के प्रमुख त्योहार हो गए। नेक्स्ट हम बात करें तो गरासिया जनजाति के वाद्य यंत्र, ठीक है। गाजे बाजे क्या है, वाद्य यंत्र क्या है, इनके प्रमुख वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों में अगर बात करें तो इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हो जाएंगे बांसुरी, अलगोजा और नगाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है गरासियों के नृत्य।
गरासियों के नृत्य। गरासियों के भैया क्या क्या नृत्य हैं वो भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो गरासियों के नृत्य क्या क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा गोल नृत्य, ठीक है। दूसरा मांदल नृत्य, तीसरा ज्वारा नृत्य, नंबर 4 पे आपको ध्यान में रखना है लूर नृत्य, नंबर 5 रायण नृत्य, नंबर 6 कूद नृत्य, नंबर 7 दोह नृत्य, नंबर 8 वालर नृत्य। ये वालर नृत्य जो है ये गरासियों का घूमर नृत्य है, ठीक है। जो गरासियों में घूमर किया जाता है उस घूमर को क्या कहा जाता है? उसे वालर कहा जाता है, ठीक है। और लास्ट 9 नंबर पे आप ध्यान रख लेना मोरिया, मोरिया नृत्य। तो ये हो गए गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्यों की बात होगी। अब हम बात करेंगे गरासिया जनजाति में प्रमुख वैवाहिक संबंध, ठीक है। तो इनमें 4 तरह के विवाह प्रचलित है गरासिया जनजाति में, जिन चारों की हम बात करेंगे, ठीक है। पहला विवाह कहलाता है मोर बांधना विवाह, नॉर्मल विवाह होता है, फेरे लिए जाते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा की जाती है। तो पहला विवाह हो जाएगा मोर बांधिया, ठीक है। पहला हो जाएगा मोर बांधिया। नंबर 2 पर आपको ध्यान रखना है पहराणवा विवाह, पहराणवा विवाह। पहराणवा विवाह में नाम मात्र के फेरे होते हैं, पंडित की जरूरत नहीं होती है। तीसरा विवाह होता है ताणना विवाह। ताणना विवाह में क्या होता है? ताणना विवाह में देपा प्रथा की तरह, जो भीलों में प्रचलित थी देपा प्रथा, उसी तरह क्या किया जाता है? कन्या का मूल्य चुकाया जाता है और वधु को घर ले आया जाता है, ठीक है। चौथी तरह का जो विवाह होता है उसे कहा जाता है मेलबो विवाह। मेलबो विवाह में सीधे वधु को ले जाकर वर के घर छोड़ दिया जाता है। तो ये 4 तरह के जो विवाह है वो गरासिया जनजाति में प्रचलित है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गरासिया जनजाति में विवाह। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी गरासिया जनजाति में विवाह। गरासिया जनजाति में विवाह, ठीक है। विवाह की अगर बात की जाए तो पहला विवाह हो जाएगा मोर बांधिया, मोर बांधिया विवाह। मोर बांधिया विवाह क्या है? तो इसमें फेरे लिए जाते हैं तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है, ठीक है। नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना है पहराणवा विवाह, पहराणवा विवाह। पहराणवा विवाह क्या है? तो इसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं, नाम मात्र के फेरे होते हैं, ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3 आपको ध्यान रखना है ताणना विवाह, ताणना विवाह। ताणना विवाह क्या हो गया साहब? तो ताणना विवाह जो है ये हो गया एक तरह से कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह करना, ठीक है। कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह करना, ठीक है। इसमें जो लड़के का पिता होता है वो कन्या के पिता को कन्या का मूल्य देता है और कन्या को अपने घर लेकर आ जाता है। इसको क्या कह दिया जाता है? ताणना विवाह। ताणना विवाह के बाद चौथा आपको ध्यान रखना है मेलबो विवाह। मेलबो विवाह क्या है? तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है, सीधे वधु को ले जाकर वर के घर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। वधु को वर के घर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेन बात हो गई विवाह से रिलेटेड। यहीं पर 2 बातें और आप स्टार बनाकर लिख लेना। पहली बात ये हो जाएगी कि गरासिया जनजाति में सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति में सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं?
तो गरासिया जनजाति में सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं। और दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि जो गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो मेलों में अपना जीवन साथी चुनती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली बात क्या हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, कि राजस्थान की एकमात्र जनजाति, राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो मेलों में अपना वर चुनती है, ठीक है। और नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है, वर नहीं जीवन साथी चुनती है, ठीक है, जीवन साथी, लड़का हो या लड़की हो कोई भी। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि गरासिया जनजाति में सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं, सर्वाधिक प्रेम विवाह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे गरासियों का पवित्र रंग सफेद होता है, सफेद रंग के जीवों की ये लोग हत्या नहीं करते हैं, मृतकों का जो अंतिम संस्कार होता है वो 12वें दिन होता है। ऐसे 2-4 बातें हैं जिनको हम अभी फैक्ट बनाकर लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्ट्स की। गरासिया जनजाति चल रही है, तो फैक्ट में बस 2-3 फैक्ट रह गए हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। पहला फैक्ट क्या हो जाएगा, गरासियों का सबसे पवित्र पक्षी, गरासियों का सबसे पवित्र पक्षी जो है वो होता है मोर। दूसरा पवित्र रंग, सबसे पवित्र रंग कौन सा हो गया गरासियों का, तो सबसे पवित्र रंग हो गया सफेद, ठीक है। गरासिया लोग सफेद जीवों की हत्या नहीं करते, सफेद जीवों की हत्या नहीं करते, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट गरासियों से रिलेटेड बात आपको ध्यान में रखनी है कि गरासिया जनजाति में जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो 12वें दिन किया जाता है, ठीक है। गरासिया जनजाति में मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन किया जाता है, ठीक है। तो ये मेन बात हो गई हमारी गरासिया जनजाति से रिलेटेड। गरासिया जनजाति के बाद में नेक्स्ट जो जनजाति हम पढ़ेंगे उसका नाम है सहरिया जनजाति, ठीक है। यहां से भी एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जनजाति हो जाएगी सहरिया जनजाति। तो अब हेडिंग लगा लो सहरिया जनजाति। एग्जाम में यही पूछे जाते हैं भैया, इतना ही डीपली पूछा जाएगा, सहरिया जनजाति, ठीक है। सहरिया जनजाति की मेन बातें क्या हो जाएगी, तो पहली बात हो जाएगी यह है एक वनवासी जनजाति है, यानी कि जंगलों में ज्यादा रहती है, वनवासी जनजाति है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि सहरिया शब्द की उत्पत्ति, सहरिया शब्द की उत्पत्ति, सहरिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, तो फारसी भाषा के शब्द सेहर या शहर से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल, ठीक है। तो मतलब गरासिया सहरिया शब्द का अर्थ क्या हो गया, जंगल, ठीक है। फारसी भाषा का शब्द है सेहर या शहर से इसकी उत्पत्ति हुई है। और अगर गरासियों की बात की जाए तो गरासिया जनजाति अत्यधिक पिछड़ी जनजाति है, इस कारण से भारत सरकार ने इन्हें आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है, ठीक है। तो जो सहरिया जनजाति है, सहरिया अत्यधिक पिछड़ी होने के कारण
अत्यधिक पिछड़ी होने के कारण भारत सरकार द्वारा इन्हें आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और बात आपको ध्यान में रखनी है सहरिया जनजाति का निवास क्षेत्र। ठीक है, निवास क्षेत्र, इनका क्या क्या निवास क्षेत्र है, किस किस जिले में, एरिया में ये रहते हैं। तो पहला आपको ध्यान में रखना है बारा, ठीक है, दूसरा आपको ध्यान में रखना है कोटा, और तीसरा आपको ध्यान में रखना है झालावाड़। ठीक है, 12 में 2 स्थान है, एक तो है शाहबाद और दूसरा किशनगढ़। ठीक है, यहां पर तकरीबन आपको 95% तक जो टोटल राजस्थान की सहरिया जनजाति की पॉपुलेशन है उसमें से 95% पॉपुलेशन कहां रह रही है? 12 में, 12 के शाहबाद या किशनगढ़ इलाके के अंदर रहती है। ठीक है, तो सहरिया जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा हो गया? 12 हो गया। 95% तक सहरिया जनजाति के लोग 12 में रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे सहरिया जनजाति के देवी देवता। ठीक है, तो इसको नोट कर लो ढंग से। नेक्स्ट हम बात करेंगे सहरिया जनजाति के देवी देवता। देवी देवता, इनके अगर देवी देवताओं की बात की जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है सहरिया जनजाति के आदि गुरु। सहरिया जनजाति के आदि गुरु कौन है? तो वो है वाल्मीकि। ठीक है, इनके आदि गुरु हैं। ठीक है, सहरिया जनजाति की कुल देवी, इनकी कुल देवी कौन है? तो इनकी कुल देवी है कोडिया जी, कोडिया जी। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है सहरिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक देवता, सहरिया जनजाति के जो प्रसिद्ध लोक देवता है वो है तेजा जी। ठीक है, तो तेजा जी इनके प्रसिद्ध लोक देवता हो गए। देखो, ये जो सहरिया जनजाति है ये भीलों की ही एक उपजाति मानी गई है। ठीक है, लेकिन भीलों का जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र है वो है तीर कमान, और सहरिया जनजाति जंगलों में रहने वाली एक किसान जनजाति है, तो इनका प्रमुख स्थान क्या हो गया? प्रमुख अस्त्र क्या हो जाएगा इनका? कुल्हाड़ी हो जाएगा। ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, यही स्टार बनाकर लिख देते हैं कि सहरिया भीलों की ही एक उपजाति है। ठीक है, सहरिया जनजाति का प्रमुख शस्त्र, सहरिया जनजाति का प्रमुख शस्त्र कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कुल्हाड़ी। ठीक है, सहरिया जनजाति का प्रमुख शस्त्र कौन सा हो गया? कुल्हाड़ी हो गया। अब हम बात करेंगे सहरिया जनजाति के सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, कुछ वर्ड, कुछ शब्द हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सहरिया जनजाति के सामाजिक जीवन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी सहरिया जनजाति का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, ठीक है, सामाजिक जीवन में कुछ वर्ड है, कुछ शब्द हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इन शब्दों को उठाकर इनका मतलब पूछा जाता है। ठीक है, पहला आपको शब्द ध्यान रखना है सहराना, या इसी को कहा जाता है सहरोल। सहराना या सहरोल किसे कहा जाता है? तो जो सहरिया गांव होते हैं, सहरिया जनजाति के गांव या बस्ती, ठीक है, उसको क्या कह दिया जाता है? तो उसको सहराना या सहरोल कह दिया जाता है। नंबर सेकंड आपको ध्यान रखना है कोतवाल। कोतवाल कौन होता है? तो कोतवाल सहराना का मुखिया, यानी कि
जो सहरिया गांव होते हैं, सहरिया जनजाति के गांव का जो मुखिया होता है उसे क्या कह दिया जाता है, कोतवाल कह दिया जाता है। ठीक है, तो सहरिया जनजाति के गांव का मुखिया, ठीक है, गांव का मुखिया क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोतवाल। नंबर 3 पे आपको ध्यान रखना है हथाई, या इसी को कह दिया जाता है बंगला। हथाई या बंगला, हथाई या बंगला किसे कहा जाता है, तो देखो जो सहरिया गांव होते हैं उन गांव के बीच में एक छोटी, मतलब बीचों बीच एक झोपड़ी नुमा आकृति होती है, जहां पर बैठकर सब लोग क्या करते हैं, हथाई करते हैं, बातचीत करते हैं। गांव में चौपाल होती है ना, उसी टाइप की चीज होती है, तो उसको क्या कह दिया जाता है, उसको हथाई या बंगला कह दिया जाता है। ठीक है, तो गांव के बीचों बीच, गांव के बीचों बीच बनी झोपड़ी, ठीक है, तो गांव के बीचों बीच बनी जो झोपड़ी होती है उसको क्या कह दिया जाता है, हथाई या बंगला कह दिया जाता है। सारे लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर हथाई करते हैं, खूब बातें करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नंबर 4 पर आपको ध्यान रखना है धारी संस्कार। धारी संस्कार, धारी संस्कार क्या है, तो धारी संस्कार ये है कि मृतक जो होता है, मृतक की अस्थियों को कपिल धारा सरोवर में बहा देना। कपिल धारा सरोवर जो है वो 12 में पड़ता है, तो जब कोई मर जाता है उसकी अस्थियों को कपिल धारा सरोवर में बहा देते हैं, इसी को ही धारी संस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो मृतक की अस्थियों को कपिल धारा सरोवर में बहा देना। ठीक है, और अगर बात की जाए तो नंबर 5 पे आपको ध्यान रखना है गोपा, कोरूपा। ठीक है, गोपा, कोरूपा या टोपना, ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पेड़ों के ऊपर बनी मचान नुमा झोपड़ी को। ठीक है, पेड़ों पर बनी मचान नुमा झोपड़ी, मचान नुमा झोपड़ी, उसको क्या कह दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है गोपा, कोरूपा या टोपना कह दिया जाता है। तो ये मेन बात हो गई सहरिया जनजाति के सामाजिक जीवन से रिलेटेड, इनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेन मुखिया वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहरिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो कोतवाल कहा जाता है। विशेष रूप से इसको ध्यान में रख लेना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि सहरिया जनजाति जो है इसकी सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या है। तो सहरिया जनजाति की जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो है पंचायत, और सहरिया जनजाति में 3 तरह की पंचायत होती है जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हमको लिखना है सहरिया जनजाति की पंचायत। पंचायत, ठीक है, तो पंचायत में क्या लिखना है कि सहरिया जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शहरियों की सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या है, तो वो है पंचायत। ठीक है, पंचायत 3 प्रकार की होती है, पंचायत 3 प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 हो जाएगा पंचताई पंचायत। पंचताई पंचायत, पंचताई पंचायत क्या है, तो एक गांव की पंचायत, एक गांव की पंचायत। ठीक है, नंबर 2 पे आपको ध्यान रखना है एक दशिया पंचायत। एक दशिया पंचायत, एक दशिया पंचायत क्या है, तो 11 गांवों की पंचायत, 11 गांवों की पंचायत, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक दशिया पंचायत। और नंबर 3 पर आपको ध्यान में रखना है 84 पंचायत।
84 पंचायत। ठीक है, 84 पंचायत क्या हो गई? तो 84 गांवों की पंचायत हो गई, शहरियों की सबसे बड़ी पंचायत हो गई। इसकी बैठक कहाँ होती है? तो 84 पंचायत की जो बैठक है वो होती है वाल्मीकि मंदिर 12 के अंदर। ठीक है, तो सबसे बड़ी पंचायत, ठीक है, इसकी बैठक कहाँ होती है? तो इसकी बैठक होती है वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि मंदिर 12, सीताबाड़ी में 12 में होती है। ठीक है, तो ये बातें हो गई सहरिया जनजाति की पंचायतों से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे सहरिया जनजाति के प्रमुख मेले। तो सहरिया जनजाति के दो प्रमुख मेले हैं, सीताबाड़ी मेला और दूसरा कपिलधारा मेला। तो इनके बारे में भी हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सहरिया जनजाति के मेले, मेले में सबसे पहला मेला आपको ध्यान में रखना है सीताबाड़ी मेला, सीताबाड़ी मेला। ठीक है, कहां लगता है? तो ये लगता है 12 में, सीताबाड़ी 12 में ही ये मेला लगता है। ठीक है, कब लगता है ये मेला? तो ये जो मेला है ये लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है, और एक बात और ध्यान रख लेना, इसे सहरिया जनजाति का, इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। ठीक है, और 2 नंबर पे आप ध्यान में रख लेना कपिलधारा मेला, कपिल धारा मेला। ये भी कहां लग रहा है? तो ये लग रहा है सीताबाड़ी 12 में। ठीक है, कब लगता है? तो ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, अच्छा, इससे पहले जो गरासिया जनजाति पड़ी थी, गरासिया जनजाति का भी एक मेला लिख लेना आप। गरासिया जनजाति का जो मेला है उसका नाम है मनखारो मेला, मनखारो मेला। और मनखारो मेला जो है वो लगता है सिरोही में। ठीक है, सिरोही में लगता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को लगता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को लगता है। और मनखारों का अर्थ क्या हो गया? मनखारों का अर्थ हो गया आम आदिवासियों का मेला, आम आदिवासियों का मेला। ठीक है, इसको गरासिया जनजाति में सेट कर लेना, कहीं जगह हो गरासिया जनजाति में तो इसको टिका लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मनखारो मेला उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई सहरिया जनजाति से रिलेटेड। तो सहरिया जनजाति के 2 मेले कौन से हो गए? पहला मेला हो गया सीताबाड़ी मेला और दूसरा हो गया कपिलधारा मेला। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे सहरिया जनजाति के प्रमुख त्योहारों की। तो सहरिया जनजाति के प्रमुख त्योहार, सहरिया जनजाति के प्रमुख त्योहार। त्योहारों की अगर बात की जाए तो पहला त्योहार आपको ध्यान रखना है मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति जो है ये सहरिया जनजाति का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार के दिन ये लोग गैर नृत्य करते हैं। ठीक है, जिसे लोकल भाषा में लेंगी कहा जाता है, डंडों के सहारे वो खेला जाता है। ठीक है, तो इस दिन गैर नृत्य किया जाता है, गैर नृत्य किया जाता है जिसे लेंगी कहा जाता है, लेंगी कहा जाता है। लेंगी डंडों की सहायता से खेली जाती है, लकड़ी के डंडों की सहायता से खेली जाती है। ठीक है, नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है दीपावली।
ठीक है। दीपावली भी सहरिया जनजाति का प्रमुख त्योहार है और दीपावली के दिन सहरिया जनजाति में हिंड गीत गाने की परंपरा है। ठीक है, तो दीपावली के दिन, दिवाली के दिन हिंड गीत गाने की परंपरा है। ठीक है। नेक्स्ट आपको 3 नंबर पे ध्यान रखना है, होली और गरासियों में लठमार होली प्रसिद्ध है। सॉरी, सहरिया जनजाति में लठमार होली प्रसिद्ध है। सहरिया जनजाति में लठमार होली खेली जाती है। ठीक है, और इसके अलावा राई नृत्य भी किया जाता है। तो ये प्रमुख बातें हो गई सहरिया जनजाति के त्योहारों से रिलेटेड। अब इसके अलावा कुछ फैक्ट बच जाते हैं सहरिया जनजाति के, जिनके ऊपर डायरेक्टली एक लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 4-5 फैक्ट है जिनको हम लाइन से लिख डालते हैं। ठीक है, तो सहरिया जनजाति के फैक्ट्स। फैक्ट्स, देखो फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो नंबर मत डालो, ऐसे सीधा लिख लो। सहरिया जनजाति के देखो प्रमुख फैक्ट क्या हो जाएंगे। पहला फैक्ट हो जाएगा कि राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है। नंबर 2, सहरिया जनजाति के लोग कभी भीख नहीं मांगते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 3 आपको ध्यान रखना है कि अत्यधिक पिछड़ी जनजाति है, सर्वाधिक अशिक्षित जनजाति है और सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति भी सहरिया जनजाति है। तो सहरिया जनजाति की मेन बात क्या हो गई कि राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है, शर्मीली जनजाति है। ठीक है। नंबर 2 पर आपको ध्यान में रखना है कि सहरिया जनजाति के लोग कभी भीख नहीं मांगते, कभी भीख नहीं मांगते। ठीक है। नंबर 3 आपको ध्यान में रखना है, सर्वाधिक अशिक्षित जनजाति है। ठीक है, जितनी भी राजस्थान में जनजातियां हैं उनमें सर्वाधिक अशिक्षित जनजाति कौन सी होगी, तो सहरिया जनजाति होगी। नंबर 3 पर आपको ध्यान रखना है, सहरिया जनजाति में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट आपको फैक्ट याद रखना है कि सहरिया जनजाति में पर्दा प्रथा जो है वो भी प्रचलित है, लेकिन पर्दा केवल घर में किया जाता है, बाहर पर्दा नहीं किया जाता। ठीक है, घर में पर्दा प्रथा प्रचलित है, परंतु घर के बाहर पर्दा नहीं किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है कि सहरिया जनजाति में महिला और पुरुष साथ में मिलकर नृत्य नहीं करते हैं। सहरिया जनजाति में महिला प्लस पुरुष साथ मिलकर नृत्य नहीं करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कि सहरिया जनजाति में मृतक का श्राद्ध नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई सहरिया जनजाति से संबंधित। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गए सहरिया जनजाति से संबंधित। अब इसी आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो ये जनजातियां हैं इसको हम समाप्त कर देंगे। आगे बहुत सी जनजातियां रह गई है, कथोड़ी रह गई है, कालबेलिया रह गई है, कंजर रह गई है।
तो काफी सारी जनजातियां रह गई है जो छोटी छोटी है, लेकिन जिनमें से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इस पूरे टॉपिक को खत्म कर दिया जाएगा। आज की क्लास को यहीं विराम दिया जाएगा। होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।